गांधी जी गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें विचार और एक तरफ में राजनीतिक आंदोलन। विचार की बात करें तो सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह को इसको परिभाषित किया था हिंद स्वराज पुस्तक में। गांधी जी ने सत्याग्रह को परिभाषित किया था हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना 1909 ईस्वी में किया था और गुजराती भाषा में किया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में गुजराती भाषा में किया था। इसी हिंद स्वराज में गांधी जी ने सत्याग्रह को परिभाषित किया था। सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह होता है। सत्य के लिए संघर्ष करना है, लेकिन अहिंसक रहते हुए संघर्ष करना, यही है सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्य का परिभाषा ग्रहण किया यजुर्वेद से। गांधी जी ने सत्य का परिभाषा ग्रहण किया यजुर्वेद से। सर्वोदय का विचार। सर्वोदय का विचार गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट के से लिया है। गांधी जी ने सर्वोदय का विचार जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट से लिया है। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन सर्वोदय का विचार पर आधारित है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में पोंचमपल्ली तेलंगाना से, वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में है। किसने किया? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में पोंचमपल्ली से विनोबा भावे ने किया था। इसी में विनोबा भावे ने कहा, जितना हवा, पानी, रोशनी और धरती वह सभी के लिए है। ये कथन किनका है कि जितनी हवा, पानी, रोशनी और धरती है वो सभी के लिए, ये कहा था विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के दरमियान। गांधी के निजी सचिव। गांधी के पहले निजी सचिव थे महादेव देसाई। महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी के निजी सचिव बने प्यारेलाल नैयर। प्यारेलाल नैयर की बहन थी जिसका नाम है सुशीला नैयर। ये सुशीला नैयर गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या काम किए गए? गांधी के दक्षिण अफ्रीका किसके बुलाने पर गए? दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था। इसी दादा अब्दुल्ला व्यापारी के बुलाने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। स्वामी विवेकानंद विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने 1893 में शिकागो गए। एनी बेसेंट भारत आई, कहाँ पर? मद्रास में, अडियार में। ये भी 1893 में ही भारत आई थी। आगे है दक्षिण अफ्रीका। गांधी 1 वर्ष के लिए गए थे 1893 में। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस प्रांत में गए थे? तो याद रखिएगा, नडाल में। गांधी जी नडाल प्रांत में दक्षिण अफ्रीका गए थे और शहर का नाम पूछे तो डरबन। आगे बात करते हैं। गांधी जी 7 जून 1893 को डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में सेंट पीटर्स मेरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी को रेल से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया था। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नडाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में गांधी जी ने नडाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। 1903 ईस्वी में लॉ फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया गांधी जी ने। 1903 में लॉ फर्म की स्थापना गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में किया। लॉ फर्म को LAW, इसको याद रख सकते हैं हम लोग, लाजो। ला से हो जाएगा लॉ फर्म, जो से हो जाएगा जोहान्सबर्ग। गांधी जी ने लॉ फर्म की स्थापना 1903 में किया जोहान्सबर्ग में। इसकी मुख्य विशेषता था लॉ फर्म में गांधी की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू था। गांधी द्वारा प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था इंडियन ओपिनियन। गांधी द्वारा प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था इंडियन ओपिनियन 1903 में, और इसका पहला अंक 4 जून 1903 में प्रकाशित हुआ गुजराती भाषा में। इंडियन ओपिनियन जो 1903 में प्रकाशित किया गया था समाचार पत्र, इसका पहला अंक 4 जून 1903 में प्रकाशित हुआ था गुजराती भाषा में। कुल भाषा में प्रकाशित हुआ गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी। इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1904 में किया और जर्मन के एक मित्र थे कालेन बराक मित्र की सहायता से। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराना।
सत्याग्रह के लोगों से सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराने के लिए गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। गांधी के सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। इस सत्याग्रह में 3 लोगों ने आर्थिक सहायता किया, रतन टाटा, हैदराबाद का निजाम, मुस्लिम लीग। साथ में 3 लोगों ने दक्षिण अफ्रीका सरकार से बात किया। इसमें है CF एंड्रूज, जिसको हम लोग दीनबंधु मित्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और तीसरा था लॉर्ड हार्डिंग। गांधी भारत में वापस कब आए? गांधी भारत में वापस 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा, भारत का भ्रमण करो और अपने आंख और कान खोलकर रखना, किंतु मुंह बंद कर रखना। 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। जून 1913 में इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया। 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी शामिल हुए। इस तरह से भारत में प्रथम बार यही गांधी ने सार्वजनिक भाषण दिया। गांधी जी अपना सार्वजनिक भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ समझौता में शामिल हुए। इसमें गांधी ने लखनऊ समझौता का आलोचना किया और साथ में गांधी को चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने किसान के समर्थन में, नील की खेती करने के समर्थन में चंपारण आने का निमंत्रण दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ बिहार में। इसका मुख्य कारण था 3 कठिया पद्धति, यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी ने किया और इसमें अन्य सहयोगी जो थे, याद रखिएगा, महादेव देसाई गांधी के निजी सचिव थे, मजहर उल हक, नरहरि पारेख, वज्र किशोर, अनुग्रह नारायण, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर विरोधी नेता थे NG रंगा। चंपारण जांच समिति का गठन किया गया और चंपारण जांच समिति का जो गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे FG सलाई। चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई और सदस्य में थे गांधी जी, राजा हरिप्रसाद और LC अडानी। गांधी जी, राजा हरिप्रसाद, LC अडानी सदस्य के रूप में थे। इस आंदोलन का परिणाम इसमें किसानों के वसूले गए धनराशि का 25% वापस करने को तैयार हुए। इसी समय चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। उसके बाद होता है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये होता है फरवरी 1918 में। साथ में खेड़ा सत्याग्रह होता है मार्च 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 में। विवाद था यहाँ पर प्लेग बोनस से संबंधित। और इसी समय 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। गांधी भूख हड़ताल पर बैठे। अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पर यहीं पर बैठे और इस भूख हड़ताल में गांधी जी का साथ देने के लिए अनुसुईया बेन भी भूख हड़ताल पर बैठी। परिणाम स्वरूप मिल मालिकों ने 35% प्लेग बोनस देने की घोषणा किया। ये था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था मार्च 1918 में। इसका मुख्य कारण था अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली जारी रखना। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता तो गांधी जी थे, साथ में सहयोगी थे विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल यागले, वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे, लेकिन इसके सहयोगी के रूप में विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल यागले और वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम विश्व युद्ध इसी बीच में 1914 से 1918 के दरमियान चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जिसमें पूरा विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। एक था मित्र राष्ट्र, जिसमें से ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और इटली ने बाद में पाला बदल कर
धुरी राष्ट्र से मित्र राष्ट्र में आया था। ब्रिटेन चाहता था भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, ब्रिटेन चाहता था। इसलिए भारत के लोगों को ब्रिटेन सरकार ने भारत को आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद संवैधानिक सुधार किया जाएगा, साथ में तुर्की के खलीफा के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीयों ने पूरा समर्थन किया। यहीं पर गांधी जी ने कहा, साम्राज्य की सहायता न करना राष्ट्र में आत्महत्या के समान है। वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लोग भारतीय संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन संवैधानिक सुधारों के स्थान पर सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया। रॉलेट एक्ट, इस एक्ट का उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन को रोकना। यह एक्ट पारित हुआ मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये 3 लोग थे मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक। आपसे पूछा जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 में के दरमियान इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से किन्होंने इस्तीफा दिया? ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक। शॉर्ट में याद रख सकते हैं मजमा। मोह से मदन मोहन मालवीय, जो से जिन्ना और मोह से मजहर उल हक। आगे बात करते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसे नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून कहते हैं। गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने लंदन में एम्बुलेंस टुकड़ी बनाई थी। रॉलेट एक्ट के दौरान गांधी की राजभक्ति समाप्त हो गई 1919 में। रॉलेट एक्ट के दौरान गांधी जी की राजभक्ति समाप्त हुई 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया। ये रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह था। इसकी मुख्य विशेषताएं, गांधी के द्वारा चलने वाला प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था और ये केवल और केवल 13 दिन चला। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड थे। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता मुख्य विशेषताएं थी। हिंदू मुस्लिम एकता को हम लोग इस रूप में देखते हैं। पहला है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद की चाबियां सौंपी गई और स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में जाकर अपना भाषण दिया। साथ में स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के समय में रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने की सुझाव दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। सैफुद्दीन किचलू, स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचलू को। इस आंदोलन का सर्वाधिक हिंसा पंजाब में ही भड़की। अमृतसर के 2 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था। एक था सत्यपाल, दूसरा था सैफुद्दीन किचलू। अमृतसर में हिंसा के कारण कोई सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग कांड, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। जनसभा का आयोजन किया जा रहा था, मेले के बीच में आयोजन कराया था हंसराज ने। हुआ था, विरोध किया जा रहा था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का। इसी सभा में जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें 389 लोगों की मृत्यु सरकारी प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार और 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसे हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। हकीम अजमल ने हाजिम उल मुल्क की उपाधि अंग्रेजों को वापस किया। साथ में शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड को मॉन्टेग्यू भारत सचिव ने इसे निवारण हत्या कहा। CF एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई क्रूरता कार्रवाई कहा। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, जो 19 अप्रैल 1919 को इस रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया गया। इस तरह से पहली बार
अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह केवल 13 दिन ही चला। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति बनाई गई और दो समिति बनाई गई। एक समिति सरकार के द्वारा बनाई गई जिसको हंटर समिति कहते हैं, जिसका गठन 1919 में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर और अंग्रेज सदस्य थे राइस, रकीन और बैरो। साथ में भारतीय सदस्य थे सर चिमनलाल सितड़वाल, सरदार मुल्तान अहमद खां, पंडित जगत नारायण। ये सरकार के द्वारा समिति बनाया गया था, हंटर समिति के भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस के द्वारा भी एक जांच समिति बनाया गया जलियांवाला बाग का। इस जांच समिति का नाम है तहकीकात समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा बनाया गया तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। आयोग ने रिपोर्ट सौंपी और प्रकाशित किया 1920 में। जनरल डायर को निर्दोष माना गया। इस क्रम में गांधी जी ने इस रिपोर्ट के बारे में आलोचना करते हुए कहा, पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती है। आगे है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ भारत के सुन्नी मुसलमानों के द्वारा खलीफा की सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए एक समिति गठित किया गया जिसका नाम है खिलाफत समिति। इस खिलाफत समिति में शामिल जो सदस्य थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, मौलाना शौकत अली थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल थे, हसरत मोहनी थे। इस खिलाफत समिति में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। धर्म को राजनीति से न जोड़िए, गांधी जी से किसने कहा था खिलाफत आंदोलन के दौरान? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के दरमियान गांधी जी को कहा था, धर्म को राजनीति से न जोड़िए। खिलाफत में गांधी की भूमिका, खिलाफत के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अवसर के रूप में देखा जा रहा था। नवंबर 1919 में खिलाफत समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया जिसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। जून 1920 में खिलाफत का बैठक इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इस बैठक में हिंदुओं का साथ मांगा गया, हिंदुओं ने सहयोग किया, असहयोग को रणनीति के रूप में अपनाया गया। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। इसी दिन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुआ था। असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के लिए आर्थिक सहयोग के लिए एक फंड बनाया गया। इस फंड का नाम है तिलक स्वराज फंड। 1 सितंबर 1920 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन में शुरुआत में असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले नेता थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इस क्रम से असहयोग आंदोलन को शुरुआत में विरोध किया। इनके विरोध का मुख्य कारण था शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार को लेकर। इसके बाद चितरंजन दास विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर ये विरोध कर रहे थे। आगे चलकर इन दोनों लोगों ने अपना विरोध वापस ले लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियमित अधिवेशन 1920 में हुआ और नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष वी राघवाचारी बने। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया गांधी जी के द्वारा और तैयार भी किया गया था गांधी जी के द्वारा, पेश किया गया था, याद रखिएगा, चितरंजन दास के द्वारा। कांग्रेस की सदस्यता प्रत्येक उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी उम्र 21 वर्ष और चंदा के रूप में वो 25 पैसे दे पाए। ये दूसरा विशेषता था। कांग्रेस की सदस्यता प्रत्येक उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी उम्र 21 वर्ष हो और चंदा के रूप में 25 पैसा वो दे सके। तीसरा विशेषता, इस अधिवेशन में कांग्रेस में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की तथा रियासतों के लोगों को भी कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति प्रदान की। CR दास ने यानी चितरंजन दास ने कहा, शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। असहयोग से संबंधित इस प्रस्ताव में निम्नलिखित लोग शामिल थे।
पहला, छात्रों से कहा गया वह सरकारी स्कूल के कॉलेजों का बहिष्कार करे। सरकारी स्कूलों के बहिष्कार पर चितरंजन दास ने कहा, शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। वकील न्यायालयों का बहिष्कार करने को कहा गया वकीलों को। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम चितरंजन दास ने वकालत छोड़ी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही सर्वप्रथम वकालत छोड़ने वाले नेता थे चितरंजन दास। इसी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया। उपाधियों का बहिष्कार, जिसमें जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। शिक्षा के लिए वैकल्पिक रूप में प्रयोग जो किया गया वो इसी समय बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया, ये सभी की स्थापना किया गया। इसमें शिक्षण संस्थान में क्षेत्रीय भाषा में और मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया। न्यायालय के विकल्प के रूप में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। विदेशी वस्तुओं के विकल्प के रूप में चरखा, खादी और स्वदेशी का विचार प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में अस्पृश्यता और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। गांधी ने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज मिल सकती है। गांधी ने स्वराज शब्द को परिभाषित नहीं किया और ऐसे लोग जो स्वराज का अर्थ स्वतंत्रता से लगाया वो लोग कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी, जिसमें से कांग्रेस की सदस्यता त्यागने वाले हैं एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। असहयोग आंदोलन में बहिष्कार के अंतर्गत सबसे ज्यादा सफलता विदेशी वस्तुओं को मिला। आंदोलन के दौरान स्थान स्थान पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों को इस प्रकार से जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, विदेशी वस्तुओं को इस प्रकार से जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है यही उनके साथ उचित व्यवहार है। असहयोग आंदोलन के दौरान चितरंजन दास और उसकी पत्नी बसंती देवी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। चितरंजन दास ने कहा, मेरे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह एक पूरा देश ही कारागार है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। कांग्रेस का 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास अध्यक्षता चुना गया था, लेकिन इस समय चितरंजन दास जेल में थे। इसके फलस्वरूप इसके अध्यक्ष बनाए गए हकीम अजमल को यहीं पर हसरत मोहनी ने प्रस्ताव रखा कि स्वराज शब्द को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। आगे है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसके इस समय गांधी बारदोली में थे। बारदोली गुजरात में है, यहीं पर थे। इसका प्रभाव ये हुआ, गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किया। इसके फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को पूर्ण रूप से चौरी चौरा के घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन वापसी की घटना को अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में राष्ट्रीय विपत्ति कहा। 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। प्रतिक्रिया में गांधी ने कहा, मैं एक कैदी हूं और कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं। स्वराज दल या स्वराज पार्टी 1919 के अधिवेशन के अंतर्गत विधान परिषद का चुनाव होना प्रस्तावित था। 1919 के अधिवेशन यानी इसको कह सकते हैं 1919 का अधिनियम के अंतर्गत 1919 के अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद का चुनाव संपन्न होना था। कुछ नेता का कहना था, ये नेता कांग्रेसी नेता थे, कुछ कांग्रेसी नेता का कहना था कि चुनाव में कांग्रेस को भाग लेना चाहिए। कुछ कांग्रेसी नेता का कहना था चुनाव में कांग्रेसी को भाग नहीं लेना चाहिए। जो कि कांग्रेसी नेता को चुनाव में भाग लेने के लिए कह रहा था वो परिवर्तनवादी कहलाता था
और जो चुनाव में भाग नहीं लेने के लिए कह रहे थे वो अपरिवर्तनवादी कहला रहे थे। परिवर्तनवादी में प्रमुख रूप से जो नेता थे चितरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, मदन मोहन मालवीय थे, तेज प्रताप सुप्रू थे, एम.आर. जयकर थे और एन.सी. केलकर थे। ये सभी नेता जो थे परिवर्तनवादी थे, यानी इनका कहना था कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। और परिवर्तनवादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डब्ल्यू.सी. राजगोपालाचारी थे। इसी के बाद चितरंजन दास ने कहा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, नहीं कि किसी विशेष वर्ग के लिए। इसके बाद 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन गया में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया और इस अधिवेशन में चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ये प्रस्ताव पेश नहीं हो पाया, जिसके कारण कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने से इस्तीफा दे दिया। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपने समर्थकों का एक सम्मेलन इलाहाबाद में बुलाया। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में सी.आर. दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया और इस स्वराज पार्टी के महासचिव बने मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। इसके बाद होता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1923 में, और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1923 में ये होता है दिल्ली में। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। नवंबर 1923 में चुनाव संपन्न हुए। परिणाम में स्वराज दल को विधान परिषद में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें मिली। पंजाब एवं मद्रास को छोड़कर अन्य प्रांतों में इनकी अच्छी स्थिति रही। इसी के बाद कुछ समय बाद नगरीय निकायों का चुनाव भी संपन्न हुए। इस नगरीय चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया, जिसके फलस्वरूप चितरंजन दास कोलकाता से, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद से, राजेंद्र प्रसाद पटना से और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से मेयर चुने गए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, चितरंजन दास इलाहाबाद से, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद से, राजेंद्र प्रसाद पटना से, पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से मेयर चुने गए। स्वराज दल की उपलब्धि: भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव दिया। दूसरा, स्वराजवादियों के प्रस्ताव से 1919 के अधिनियम के समीक्षा हेतु मूडीमैन समिति का गठन 1924 में किया गया। तीसरा है, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल 1925 में बने। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल 1925 में बने। यह केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। बेहद इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल कब बने? 1925 में। आगे है गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट, इसी को कहते हैं हम लोग बम्बई समझौता भी। ये हुआ 1924 में। 1924 में गांधी जी जेल से रिहा होते हैं और 1924 में ही मुंबई में गांधी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते का नाम दिल्ली नहीं, इसको कहा जाता है दास पैक्ट या फिर मुंबई समझौता। इसमें कहा गया स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी। इसी के फलस्वरूप 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है बेलगांव में। तो इस तरह से 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले गांधी जी हैं और गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र और मात्र केवल एक बार अध्यक्ष बने 1924 में, और वो बने थे बेलगांव में कर्नाटक अधिवेशन के। इस अधिवेशन में मुंबई समझौता पर प्रस्ताव पारित किया गया। 1923-1925 के बीच स्थानीय आंदोलन, जिसमें से कि नागपुर का झंडा सत्याग्रह हुआ 1923 में, बरसात सत्याग्रह गुजरात में 1923 में हुआ, बंगाल का तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 में हुआ। बंगाल के तारकेश्वर सत्याग्रह में
स्वामी विश्वानंद द्वारा तारकेश्वर को भ्रष्ट महंत की संज्ञा दी गई। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था और इसका गठन कंजर्वेटिव पार्टी यानी रूढ़िवादी दल के द्वारा किया गया था। यह आयोग 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें से कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल यानी उदारवादी पार्टी के लोग शामिल थे और इसमें केवल और केवल 7 लोग शामिल थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष थे यानी साइमन आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन थे जो उदारवादी यानी लिबरल दल के थे। इसके सभी सदस्य अंग्रेज गोरे थे, अतः इसे श्वेत कमीशन या श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही किसी भी भारतीय को साइमन आयोग में शामिल नहीं किया गया था। भारत में इसका विरोध का कारण बना किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया जाना। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है 1927 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर अंसारी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय। साइमन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कहां पर? तो मुंबई में। भारत में जोरदार विरोध हुआ। साइमन गो बैक। और साइमन गो बैक ये जो नारा दिया था, ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में भी हुआ और कलकत्ता में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। उसी तरह साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व मद्रास में टी प्रकाशम ने किया। लखनऊ से साइमन कमीशन का विरोध खली कुज्मा खां ने किया। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया और इसी दरमियान लाला लाजपत राय और लाहौर के पुलिस कर्मियों के बीच में लाठीचार्ज हुआ जिसमें से कि लाला लाजपत राय घायल हो गए। अपने मृत्यु के पहले लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील के समान होगा। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी ने कहा, भारतीय सौरमंडल का एक तारा टूट गया। साइमन कमीशन का समर्थक करने वाले कुछ भारतीय भी थे जिसमें से कुछ जमींदार थे, कुछ पंजीपति थे। साइमन कमीशन के समर्थक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे और साइमन कमीशन के समर्थक में मुस्लिम लीग थे। मुस्लिम लीग में 2 गुट थे। एक मोहम्मद शमी का गुट था जो समर्थक था और मोहम्मद अली जिन्ना का जो गुट था वो साइमन कमीशन के विरोध में थे। साइमन कमीशन की जांच के लिए 2 समितियां गठित की गई। पहला है बटलर समिति। ये बटलर समिति 1927 में 28 में भारत सरकार और देशीय नरेश और आपसी संबंध पर विचार करने हेतु। दूसरा है हारगोट समिति जिसका गठन 1929 में शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई। आगे है लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती और उस पर भारतीयों की प्रतिक्रिया। इसमें इंग्लैंड सरकार का एक मंत्री, बर्कनहेड इंग्लैंड सरकार का एक मंत्री था और इस समय भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। इसने कहा यानी लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि क्या भारतीय अपने लिए संविधान का निर्माण करना चाहते हैं। ये कहा था 1928 में और इसी के फलस्वरूप 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसमें संविधान निर्माण करने हेतु एक बैठक किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नेहरू ने किया यानी मोतीलाल नेहरू ने किया जिसको कि हम लोग नेहरू समिति के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 1928 में बैठक संविधान के निर्माण के लिए। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसमें कुल मिला के 9 सदस्य थे और नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ वो 1 जून 1928 को ये प्रकाशित हुआ। भारत सरकार इसमें जो निर्णय लिया गया इस नेहरू रिपोर्ट में, इसमें कहा गया केंद्रीय विधान परिषद उत्तरदायी होगा और दर्जा जो दिया जाएगा वो डोमिनियन का दिया जाएगा। केंद्र में एक शक्तिशाली भारत सरकार का गठन हो, सभी शक्तियां भारत सरकार में निहित हो, केवल विदेशी मामले प्रतिरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में है। इस सरकार का दर्जा स्टेट डोमिनियन का होगा। यह सरकार के विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा।
नागरिक अधिकारों की बात भी इसमें निहित थी। भाषण देने की स्वतंत्रता, समाचार पत्र निकालने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता इसमें बात कही गई थी। सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त करने होना चाहिए, ये भी कहा गया था। भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन होना चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया गया, यद्यपि सीटें सुरक्षित करने की बात स्वीकार की गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, जिसके इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मार्च 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सांप्रदायिक मांगें रखी। मार्च 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सांप्रदायिक मांगें रखी। इसके बाद होता है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये लोगों ने डोमिनियन स्टेट से खुश नहीं थे, जिसके फलस्वरूप इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग को बुलंद किया। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, और ये अधिवेशन दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे आयोजित होती है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें कहा गया कि अब स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता होगा। पहला मुख्य विशेषता है, इसमें कहा गया कि अब स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता होगा। दूसरी बात कहा गया 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तीसरा बात, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा किया गया और नेतृत्वकर्ता गांधी को सौंपा गया। चौथा कहा गया, नेहरू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सत्ता के आगे और झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों को धोखा देने के समान है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा जिसका मूल अर्थ है कानूनों या नियमों का विनयपूर्ण विवेकपूर्ण ढंग से उल्लंघन, तोड़ना, यह असहयोग कहलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार गांधी ने अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरो से ग्रहण किया था। गांधी ने अपनी 11 मांगें रखी, जिसमें के सामने लॉर्ड इरविन के सामने गांधी ने अपनी 11 मांगें लॉर्ड इरविन के सामने रखे। इस समय लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और अपनी जो 11 मांगें रखी, इन्होंने एक पत्रिका निकाला। इस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, और यंग इंडिया पत्रिका में ही इन्होंने, गांधी जी ने अपनी 11 मांगें रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने। यंग इंडिया पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपता था। ये 1930 ईस्वी में ये मांगें रखी गई थी। परिणाम में इस मांगे पर लॉर्ड इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई एक्सेप्ट नहीं किया। इसके फलस्वरूप परिणाम में गांधी जी ने कहा, मैं रोटी मांगी थी, हाँ मैंने रोटी मांगी थी, पर हमें पत्थर मिला, अब इंतजार की समय समाप्त हुई। गांधी ने इस मांगों में मुख्य रूप से नमक का मुद्दा उठाया था। नमक की मुद्दा की बात करते हैं, क्योंकि नमक का मुद्दा एक गैर सांप्रदायिक मुद्दा था। नमक के उत्पादन में सरकार का एक अधिकार था। नमक के उत्पादन पर अंग्रेजों सरकार ने भारत के लोगों के लिए 1000 टैक्स % में लगा दिया था। नमक पर सरकार द्वारा 1000 टैक्स लगाया गया था, जिसका विरोध यहाँ के लोगों ने कर रहे थे। इसी के फलस्वरूप दांडी यात्रा या दांडी मार्च इसी को कहते हैं, नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद के निकट गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ में संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए, देश की स्वतंत्रता नहीं दिला देता तब तक साबरमती में प्रवेश। गांधी जी ने इसी समय कहा, संकल्प लिया, जब तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान इस नमक सत्याग्रह को समाप्त नहीं खत्म कर देते, नमक कानून को, तब तक हम फिर से साबरमती आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। दांडी ये जिला है, नवसारी जिला, और ये डेट है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नमक कानून का उल्लंघन यहीं पर किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह का विरोध किया, और यहीं पर शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को।
मोतीलाल नेहरू दांडी यात्रा की तुलना भगवान श्री राम की लंका यात्रा से की है। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस एल्बा तक की यात्रा से करते हैं। दांडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युद्ध में मैं विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूं। बेब मिलर यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता थे। इस बेब मिलर ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन होना चाहिए पूरे देश के अंदर। वहीं पर स्टेट्समैन नामक एक समाचार पत्र ने व्यंग स्वरूप लिखा कि गांधी तब तक समुद्री जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता है। तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करता WC राजगोपालाचारी थे। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हरिहर दास और गोप बंधु थे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसको कि सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती के संगठनकर्ता भी हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कश्मीर में आंदोलन का नेतृत्व शेख अब्दुल्ला ने किया। छतरपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करता डाकू मंगल सिंह ने किया। छोटा नागपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करता बोंगा मांझी और सोमरा मांझी ने किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो मणिपुर कहलाता है, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करता जो थे एक आदिवासी नेता थे। इस आदिवासी नेता का नाम है यदु नाग। और मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थानीय भाषा में जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी मणिपुर के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थानीय भाषा में जिया तरंग आंदोलन कहा गया, जिसके नेतृत्वकर्ता थे यदुनाग। यदुनाग की मृत्यु के बाद इसी की बहन जिसका नाम है गेडिनेल्यू नागा रानी, इन्हीं ने नेतृत्व किया था। आगे है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व कालका प्रसाद और अंजनी कुमार ने किया। गांधी की गिरफ्तारी 5 मई 1930 को हुई और गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। यरवदा जेल को गांधी ने मंदिर का संज्ञा दिया। गांधी के बाद आंदोलन का नेतृत्व करता यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने संभाला। अब्बास तैयब जी को भी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करता सरोजिनी नायडू ने संभाला। आगे है धरासना में सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान धरासना में सत्याग्रह का प्रभाव। 21 मई 1930 ईस्वी को इस सत्याग्रह में गांधी का एक पुत्र मनीलाल भी शामिल थे। यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता बेब मिलर ने इसका विस्तार से वर्णन किया। आंदोलन की विशेषताएं यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या है, पहला में देखते हैं। सबसे पहला है इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी दिखाई देता है और महिलाओं को शामिल करने का सबसे बड़ा उसको जवाबदेही कमला देवी चट्टोपाध्याय के आग्रह पर ही गांधी ने महिलाओं को आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल किया। दूसरा है मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ और पैर हैं, ये नारा दिया गया। तीसरा है मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1923 में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने किया और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया। इसके फलस्वरूप 27 मई 1930 को साइमन कमीशन का रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट में डोमिनियन की दर्जा देने की कोई चर्चा नहीं थी। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय नेताओं में और ज़्यादा असंतोष पनपा, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड इरविन ने समझौते के दृष्टिकोण से गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की और 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने भाग लिया। गांधी जी ने भारत को डोमिनियन दर्जा देने की पूर्ण और वकालत की, किंतु ब्रिटिश सरकार इसे देने को तैयार नहीं हुई। इसके फलस्वरूप गांधी निराश हो गए और वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। अंत में मई 1934 ईस्वी में आंदोलन को
पूर्ण रूप से वापस ले लिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 को आयोजित की गई थी। और कहाँ पर? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने, जो ब्रिटेन का सम्राट था। और इसकी अध्यक्षता किए थे रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भारत से 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें हिंदू महासभा की ओर से M.R. जयकर ने भाग लिया, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और आगा खान ने, सिख के धर्म की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह ने, ईसाई की तरफ से K.T. पॉल ने, वहीं पर अनुसूचित वर्ग के लिए भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। उदारवादियों की तरफ से चिंतामणि और तेज बहादुर सुप्रू ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 16 भारतीय नरेश यानी राजा ने भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इसके परामर्शदाता थे प्रोफेसर रसबुक विलियम्स। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की शहादत, यानी चंद्रशेखर आजाद देश के लिए शहीद हुए। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और ये डेट था 27 फरवरी 1931। मार्च यानी 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 26 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। इसके बावजूद हम पढ़ते हैं अब गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ 5 मार्च 1931 को। कहाँ पर? तो दिल्ली में, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ किनकी सहायता से हुआ? तो तेज प्रताप सुप्रू और जयकर के सहयोग से हुआ। इस समझौते का प्रारूप तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन ने। प्रावधान क्या क्या रखा गया? तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को सीमित मात्रा में नमक बनाने का अधिकार दिया गया। दूसरा, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। तीसरा, शांतिपूर्ण तरीके के साथ धरना देने का अधिकार दिया गया। चौथा, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। गांधी इरविन को दो महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा। गांधी इरविन दो महात्मा है, किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। आगे है एलन कैंपबेल जॉनसन, जो इरविन के जीवनीकार हैं। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा कि समझौता में गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार मिला। उसके बाद पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। और ये कहाँ पर दी गई थी? तो लाहौर सेंट्रल जेल में। कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें मुख्य रूप से विशेषता जो था, पहला था गांधी को विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए गए। गांधी जी ने कहा, गांधी तो मर जाएगा मगर गांधीवादी सदैव जीवित रहेगा। तीसरा है मौलिक अधिकार, जिसको मौलिक कर्तव्य शीर्षक का एक प्रस्ताव पारित किया गया। आगे है आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया और यह प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं M.N. राय ने तैयार किया। इस अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की लोकप्रियता एवं सम्मान की पराकाष्ठा कहा। अब होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से जो भाग लिया था वो गांधी जी ने लिया था। साथ में गांधी जी SS राजपुताना पानी की जहाज से लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे। गांधी SS राजपुताना पानी की जहाज से लंदन गए और लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। हिंदुस्तानी महिला की प्रतिनिधि की तरफ से सरोजिनी नायडू और बेगम शहनवाज ने भाग लिया। छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक राष्ट्रीय दल बनाया गया था और इसके प्रतिनिधि में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। वहीं पर अनुसूचित वर्ग के समर्थन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम कवि के रूप में आमंत्रित किए गए थे मोहम्मद इकबाल। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा। भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित वर्ग के लिए प्रथम
निर्वाचक मंडल की मांग किया, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया। अब 1932 की घटनाएं, कौन कौन सी 1932 में घटनाएं घटित हुई थी? इसमें से पहला है सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसको कि हम लोग कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को होती है। दूसरा है गांधी का आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को। तीसरा है पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। चौथा है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 30 सितंबर 1932 को। पांचवा है तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 को। सांप्रदायिक पुरस्कार ये 16 अगस्त 1932 को होती है। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। इसके अंतर्गत अनुसूचित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, जिसको प्रदान किया था रेमजे मैकडोनाल्ड ने। इसको प्रदान किसने किया? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड ने। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया। इस कम्युनल अवार्ड में अनुसूचित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और ये कराची अधिवेशन होता है 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में 26 से 31 मार्च 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में। दूसरा आगे है इसी में पहली बार आमरण अनशन में बैठे 1932 में। गांधी का आमरण अनशन देखते हैं। शुरू हुआ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में, और इसका आमरण अनशन पर जाने का मुख्य वजह था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सांप्रदायिक पुरस्कारों के विरोध में। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी के लिए कहा, भारत की एकता और अखंडता का आपका यह बलिदान उत्कृष्ट है। इस घटना के फलस्वरूप गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है। अब देखते हैं पूना समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। ये होता है 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर हुआ था? तो पुणे में, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। इस समय यरवदा जेल, गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे, इसलिए इनके प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे है इसमें क्या क्या लक्ष्य, क्या क्या प्रावधान किया गया। तो पहला रखा गया जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था उसको समाप्त किया जाएगा। दूसरा, अनुसूचित वर्ग के आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 किया जाएगा। तीसरा, केंद्रीय विधान परिषद में सामान्य वर्ग के सीट में 18% सीट आरक्षित कर दिया जाएगा। इसी के बाद अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग हुआ। स्थापना होता है 30 सितंबर 1932 को। संस्थापक थे गांधी जी, पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के पहले अध्यक्ष या संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। इस समय गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र निकाला। अंबेडकर ने गांधी के लिए कहा, गांधी क्षणिक भूत की तरह है, धूल उड़ाते हैं, अस्तरी धूल नहीं उड़ाते हैं। आगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है और इसी पत्र को आधार बनाकर 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1937 के प्रांतीय चुनाव, कांग्रेस 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस में कुल मिलाकर पूर्ण बहुमत जो मिला वो 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला, और ये 5 राज्यों में जो पूर्ण बहुमत मिला वो है संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। साथ में याद रखिएगा, जो जहां पर सबसे बड़ा दल बनकर उभरा वो है मुंबई, उत्तर पश्चिमी और असम, और सबसे खराब स्थिति जो रहा बंगाल में रहा, सिंध में रहा और पंजाब में रहा। इस तरह से 11 राज्यों में सरकार बनी। 11 राज्यों में से 8 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी, जिसमें से कि 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से और 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार रही और 3 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। संयुक्त प्रांत की बात करें जो अभी का उत्तर प्रदेश है, जिसमें कुल सीट
228 था, कांग्रेस ने 134 सीटें मिली। और इसमें प्रधानमंत्री जो बने गोविंद बल्लभ पंत बने, वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई बने, कानून और न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू बने। साथ में याद रखिएगा यहीं पर स्थानीय स्वशासन व सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री विजया लक्ष्मी पंडित बनी। और ये विजया लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और इस तरह से भारत में बनने वाली पहली महिला मंत्री कौन? विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और गैर कांग्रेसी सरकार वाले 3 राज्य कौन कौन है? तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, बीएसपी, बीएसपी, बी से हो जाएगा बंगाल, एस से हो जाएगा सिंध और पी से हो जाएगा प्रांत। इन तीनों प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आगे है कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल का इस्तीफा। 22 अक्टूबर 1939, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1939 को 8 प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 8 प्रांत कौन कौन? जिसमें से कि 5 प्रांत से पूर्ण बहुमत से बना था और 3 प्रांत जो गठबंधन के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इन 8 प्रांतों से कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण था 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इसी के विरोध में 8 प्रांतों में से कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और ये इस्तीफा कब दिया था? 22 अक्टूबर 1939 को। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों पर हुए अत्याचार से संबंधित फर्जी संगठन रिपोर्ट्स जो बनाया था वो कहाँ से? तो वीरपुर से। वीरपुर में 1938 में रिपोर्ट बनाया। शरीफ रिपोर्ट बनाया 1939 में। फजलुल हक रिपोर्ट 1939 में। आगे पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 23 मार्च 1940 को। और ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें मुख्य विशेषता जो था, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। और प्रस्ताव तैयार जो किया था वो सिकंदर हयात खान ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। फजलुल हक ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, खलीकज्ज खान ने। आगे है, इसी के विरोध में इसी के समर्थन में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, या इसी को आप बोल सकते हैं धन्यवाद दिवस। और ये मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस जो मनाया 22 दिसंबर 1939 को मनाया। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का, यह अधिवेशन होता है त्रिपुरी में। त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हराया पट्टाभी सीतारामैया को। गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, बल्कि यह मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया 1939 में। इस्तीफा देने के कारण कार्य समिति के गठन को लेकर उत्पन्न विवाद का कारण था मुख्य रूप से। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा 1939 में दे दिया। इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अध्यक्ष के रूप में बचे समय के लिए कार्यकर्ता को उस कार्यकाल को पूरा होने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उन्होंने अपना अध्यक्ष पद को संभाला। आगे कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, रामगढ़ तब का बिहार था और अब का झारखंड है। और रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का 1940 में जो हुआ था, उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 1940 से 46 तक यही अध्यक्ष बने रहे। इसकी मुख्य विशेषताएं थी, मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सामने 2 शर्तें रखी। पहला था केंद्र में अंतरिम या अस्थायी सरकार का गठन हो। दूसरा, संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इसके बाद होता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। अगस्त प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्ताव पारित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से थी। पहला, अंतरिम सरकार की मांग को स्वीकार कर दिया। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दी जाएगी।
तीसरा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। चौथा, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसी प्रस्ताव यानी अगस्त प्रस्ताव पे नेहरू ने कहा ये अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट का विचार पर आधारित है ये अगस्त प्रस्ताव, वह दरवाजे में जंग लगे कील के समान है। याद रखिएगा, नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कहा जिस डोमिनियन स्टेट के विचार पर आधारित है वह दरवाजे पर जंग लगे कील के समान है। इसके बाद होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसको बोलते हैं हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही बोलते हैं दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये शुरू कब होता है? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1940 को। दूसरे विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कब? तो 22 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से शुरू किया गया? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। और इसके पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे, जबकि दूसरे सत्याग्रही बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अस्वस्थ हो जाने के बाद इस व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर ब्रह्मदत्त ने इनका स्थान लिया। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित जो किया गया था, ये प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में पारित किया गया था। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव तैयार किया था गांधी जी ने, प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसका समर्थन किया सरदार पटेल ने। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, GNP, G फॉर गांधी जी, N फॉर जवाहरलाल नेहरू, P फॉर पटेल। तो इस तरह से प्रस्ताव को तैयार किया गांधी ने, प्रस्तुत किया नेहरू ने, और समर्थन किया पटेल ने। इस प्रस्ताव के संबंध में गांधी ने कहा यदि कांग्रेस मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो इस देश की बालू से मैं ऐसा आंदोलन तैयार करूंगा जो कांग्रेस से बड़ा होगा। आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को होता है। कहां पर? मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर टैंक मैदान गांधी ने कहा करो या मरो का नारा दिया, साथ में भाषण दिया। गांधी ने इस भाषण में के संबंध में पट्टाभी सीतारामैया ने कहा मानो गांधी किसी अवतार की प्रेत शक्ति से भाषण दे रहे थे। अरुणा आसाफ अली ने तिरंगा फहराया ग्वालियर टैंक मैदान में। अंग्रेज भारत छोड़ो कहा था यूसुफ मेहर अली ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, यानी लॉर्ड लिनलिथगो का वायसराय के रूप में कार्यकाल सर्वाधिक रहा। इस समय भारत का कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होता है, और 9 अगस्त 1925 को इसी डेट में काकोरी ट्रेन डकैती भी हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन कभी वापस नहीं लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का कभी अंत नहीं हुआ। आगे है ऑपरेशन जीरो आवर। 8 अगस्त 1942 को मध्य रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया। इसी क्रम में गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट जो उत्तर प्रदेश में यहाँ रखा गया। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए और भूमिगत रहते हुए आजाद दस्ता का गठन किया। आंदोलन की विशेषताएं। यह आंदोलन काकोरी दिवस यानी 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था और यह एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसकी समाप्ति की घोषणा कभी नहीं हुई। दूसरा विशेषता यह है सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके फलस्वरूप यह आंदोलन सफल रहा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति खुद अपना नेता थे। तीसरा इसका मुख्य विशेषता है कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आंदोलन की बागडोर अन्य नेताओं के हाथ में आ गई और जिसमें प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसाफ अली, उषा मेहता। ये सभी नेता भूमिगत रहते हुए कार्य कर रहे थे। इसमें याद रखिएगा इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था।
आंदोलन के दौरान ही आगा खां पैलेस में गांधी को अपने निजी सचिव और पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु का खबर मिला। महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी के निजी सचिव के रूप में प्यारेलाल नैयर हुए और प्यारेलाल नैयर की बहन सुशीला नैयर गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक बनी। पांचवा विशेषता, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश में कई हिस्सों में समानांतर सरकार स्थापित हुई। समानांतर सरकार में पहला जो बना वो बलिया में बना, बलिया उत्तर प्रदेश में है। बलिया में पहली समानांतर सरकार बनी और चित्तू पांडे के समर्थन से। दूसरा तमलुक जिला ये बंगाल में है। यहाँ की समानांतर सरकार जो जातीय सरकार की राष्ट्रीय सरकार कहा गया। तीसरा जो बना ये सातारा में बना, सातारा महाराष्ट्र में है और सर्वाधिक समय तक अस्तित्व में रहने वाली समानांतर सरकार जो 4 साल तक ये अस्तित्व में रही। चौथा है तालचेर जो उड़ीसा में है, यहाँ पर भी समानांतर सरकार बनी लेकिन यहाँ की कुछ विशेष जानकारी नहीं प्राप्त है। उसके बाद है अहमदाबाद, भारत का लेनिनग्राद स्टालिनग्राद है। अहमदाबाद के कपड़ा मिल में 3 महीनों तक हड़ताल चली। राष्ट्रवादी इतिहासकारों इसे भारत का लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद भी कहते हैं। आगे भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं को अलग रखा किसने? तो पहला मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा। वामपंथी, कम्युनिस्ट और समाजवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में जो शामिल नहीं हुआ था, हिंदू महासभा ने अपना कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करने वाले नेता थे भीमराव अंबेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करने वाले नेता थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने कहा जापान म्यांमार जिसको बोलते हैं जापान ने म्यांमार तक पहुंच गया था और युद्ध करते करते इसी क्रम में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कानून और व्यवस्था को ऐसे समय पर कमजोर करना पागलपन है जबकि शत्रु हमारे दरवाजे तक आ गए हैं। और तेज बहादुर सुप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन का अकल्पित और असामाजिक कहा। इस आंदोलन का विश्लेषण करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहते हैं यह क्रांति फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति से कम नहीं है। 10 फरवरी 1947 को गांधी ने आगा खां पैलेस में 21 दिनों का उपवास प्रारंभ किया। इस पर विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रिया आई कमबख्त बुढ़ा के रूप में। इस क्रम में वायसराय कार्यकारिणी पद से इस्तीफा देने वाले नेता थे HC एनी, होमी मोदी और नलिनी रंजन सरकार। आगे है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला ये 10 जुलाई 1944 को पेश किया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। इसे ही द वे आउट के नाम से कहा जाता है, द वे आउट। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला को द वे आउट के नाम से जानते हैं। इसका प्रस्तुत राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 को किया था। यह फॉर्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में विवाद को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। 1945 की बात करते तो 1945 में वेबेल योजना, शिमला सम्मेलन और लाल किला मुकदमा होता है। वेबेल योजना की बात करें तो वेबेल योजना प्रस्तुत किया गया था 14 जून 1945 को भारत की पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? लॉर्ड वेबेल ने। इसमें प्रावधान जो हुआ केंद्र में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए जिसमें अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की समान हो और इसमें 2 पद छोड़े जाएंगे जिसमें से एक पद होगा गवर्नर जनरल का और दूसरा पद होगा कमांडर इन चीफ। और बाद बाकी जितने भी पद होंगे अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। भारतीय सदस्यों में जितनी स्वर्ण हिंदू होगी उतने ही मुस्लिम सदस्य होंगे। इसके लिए शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसके फलस्वरूप शिमला सम्मेलन होता है। 25 जून 1945 ईस्वी को 21 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने भाग लिया शिमला में, जिसको कि शिमला सम्मेलन कहते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। ये शिमला सम्मेलन विफल रहा क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की अनुचित मांग को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद होता है लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा होता है नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है। क्यों? ब्रिटिश क्राउन के गद्दारी के आरोप में। इसी आंदोलन के दौरान नारा दिया जाता है आज़ाद हिंद फौज के लोगों को छोड़ दो, लाल किला को तोड़ दो।
12 नवंबर 1945 को पूरे देश में आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया। 12 नवंबर 1945 को पूरे देश में आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया। आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, जिसके अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई, सदस्य के रूप में थे तेज बहादुर, सप्रू, कैलाशनाथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली। सजा सुनाई गई किसको किसको, जिसमें से कि प्रेम सहगल थे जो कर्नल थे, गुरु बख्श ढिल्लो थे जो कर्नल थे, और शहनवाज जो मेजर थे। इन तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई, दी नहीं गई, फांसी की सजा सुनाई गई। साथ में रशीद खान जो एक सिपाही थे, इनको 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। वायसराय इस समय हुआ करते थे वायसराय लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन सभी का सजा को माफ कर दिया। इसके बाद होता है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह होता 18 फरवरी 1946 को। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को होता है कहाँ पर, तो मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा, जिसमें कि HMS तलवार याद रखिएगा। किसने किया, तो गैर कमीशन अधिकारियों ने, रेंगिक्स। विद्रोह का मुख्य कारण था खराब भोजन, नस्लीय भेदभाव, कम वेतन। VC दत्त ने अंग्रेज द्वारा भारत छोड़ो जहाज में लिख दिया था। 19 फरवरी को कराची नाविकों ने हड़ताल कर दिया। इसके लिए केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का गठन MN खान की अध्यक्षता में किया गया था। सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना की मध्यस्थता से यह हड़ताल समाप्त हो पाई। 1946 की बात करें तो 1946 में फरवरी में हुआ नौसेना विद्रोह, और फरवरी में मार्च कैबिनेट मिशन हुआ, जुलाई में संविधान सभा का चुनाव हुआ, 16 जुलाई को सीधी कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना, इसको भारत भेजने की घोषणा 19 फरवरी 1946 को हुआ, और भारत कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को, और अपनी रिपोर्ट सौंपी 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन जिसके अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना अध्यक्ष थे। इस मिशन भेजने का, इस यानी कैबिनेट मिशन भेजने का उद्देश्य सत्ता का हस्तांतरण करना एवं उससे जुड़ी समस्या का समाधान करना था। योजना, इसके प्रावधान, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा, इसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा भारतीय रियासतों को मिलाकर भारत संघ के निर्माण की बात कही गई। तीसरा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसी के बाद संविधान सभा का गठन, जिसमें से कुल सदस्य 389 थे, और 389 सदस्य में से ब्रिटिश प्रांत के 292 थे, चीफ कमिश्नरी के 4 थे, और देसी रियासत के 93 थे, और जिसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 हुआ, और मनोनीत सदस्यों की जो देसी रियासत से मनोनीत किए गए थे उसमें 93 थे। इस तरह से प्रांतों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। था पहला था हिंदू बहुसंख्यक, दूसरा था मुस्लिम बहुसंख्यक, और तीसरा था मिश्रित। यानी कैबिनेट मिशन योजना, इस योजना को सभी ने स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, और जुलाई 1946 में, कब चुनाव हुआ, जुलाई 1946 में। परिणाम में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और अन्य को 15 सीटें मिली। तो इस तरह से टोटल जो चुनाव हुए 296 सीट के लिए चुनाव हुआ था। इस परिणाम को देखकर मुस्लिम लीग ने 1946 के संविधान सभा के निर्माण होने के लिए जो बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक का बहिष्कार किया, जिसके फलस्वरूप सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस मनाकर पूरे देश में दंगे शुरू कर दिए। आज इतना ही।